जब भी हम इंडियंस किसी बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने की बात करते या फिर रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम का सोचते तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा कि जो लोगों ने रियल एस्टेट में 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था उससे उनका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुका है और अभी वो लोग आराम से रेंटल इनकम पे रिटायर्ड है। लेकिन कुछ सालों से आपको सुनने मिल रहा होगा कि स्टॉक मार्केट से भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और म्यूचुअल फंड सही है, तो आपको चुनना क्या चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि आप रियल एस्टेट में या स्टॉक्स में फ्यूचर में कितना % का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप आज कोई फैसला लेते हो तो सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है, जिसको हम एकदम डिटेल में और लॉजिक के साथ समझेंगे। फिर दूसरा, हम उसके पास्ट रिटर्न को एनालाइज करेंगे और फिर हम इन दोनों के प्रोज और कॉन्स को एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और फाइनली मैं अपना एक मैसेज ऐड करूंगा इस वीडियो के एंड में, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ और अपने पैसों का बेस्ट यूज कर सको। और ये सब हम जानेंगे एकदम इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि ये एक वीडियो बहुत लोगों के लिए एक आई ओपनर वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप फ्यूचर में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसको पता लगाने के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों इन्वेस्टमेंट्स में लोग प्रॉफिट कमाते कैसे हैं। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में हम 2 तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तो जब आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो और दूसरा जब आप उसे कम प्राइस पे खरीद के ज्यादा प्राइस पे बेच देते हो। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो हम इस वीडियो के लिए मुंबई की इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसका रेंट और बाइंग प्राइस दोनों हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसे आप खुद चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको खरीदने के लिए हमें 2 करोड़ से 2.7 करोड़ तक पे करना पड़ेगा और उसके बदले हमें जो रेंट मिलेगा वो होगा 35,000 से लेकर 55,000 तक का। तो हम इसको राउंड ऑफ करके इसका सेलिंग प्राइस 2.5 करोड़ पकड़ लेते हैं और 40,000 का मंथली रेंट ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से ये पूरे साल का रेंट होता है ऑलमोस्ट 5 लाख का। तो ये 2.5 करोड़ इसका प्राइस हुआ जो आप पे करोगे और 5 लाख इसकी अर्निंग्स होगी या फिर आपका प्रॉफिट्स जो आपको हर साल मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी को खरीद के रेंट पे देते हो तो उसका रेंट ही आपका प्रॉफिट होगा, उसके अलावा और कुछ अर्निंग्स आपकी होगी नहीं, क्योंकि आप उसे बाय और होल्ड करोगे। बाय एंड सेल के ऊपर हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी इस प्रॉपर्टी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल के आ रहा है 50 का। जैसा कि आप देख सकते हो 2.5 करोड़ जो इसका प्राइस है डिवाइडेड बाय 5 लाख जो इसकी अर्निंग्स है। जिसका मतलब ये होता है कि आप 50 रुपए एडवांस में पे कर रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हर 100 रुपए पे आप 2 रुपया कमा रहे हो, मतलब 2% का इनकम, जिसको हम रेंटल यील्ड भी कहते हैं। तो मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, उसमें से एक ये बोला कि रियल एस्टेट से तो पूरे साल में सिर्फ 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर बैंक एफडी इससे अच्छी हुई, क्योंकि एफडी से तो आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है और प्रॉपर्टी के प्राइस तो कुछ सालों से बढ़ रही नहीं है। तो फिर बाकी लोग कहने लगे, अरे नहीं, प्रॉपर्टी का प्राइस तो बढ़ता है, शॉर्ट टर्म में ये ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे 10 या 20 साल में ये बहुत ग्रो होता है। तो मैंने उन लोगों से एक चीज पूछी कि क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस किस रेट से बढ़ता है या फिर किस रेट से बढ़ना चाहिए, और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है इसीलिए हम एनी टाइम रियल एस्टेट चुनेंगे एफडी के मुकाबले। हम थोड़ा सा ज्यादा पैसा सेक्रीफाइस करेंगे आज, ताकि लॉन्ग टर्म में हमारी इनकम भी ग्रो हो जाए, यानी रेंट और कैपिटल मनी भी ग्रो होता रहे, यानी वो घर का प्राइस। तो अब हम यही पता लगाते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता कैसे या किस रेट से बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि किसी भी एसेट का प्राइस 2 वजह से बढ़ सकता है। ये 2 रीजंस के अलावा कोई तीसरी वजह हो ही नहीं सकती। सबसे पहली, जब किसी एसेट की अर्निंग कैपेसिटी ग्रो होती है, यानी ग्रोथ इन अर्निंग्स। मतलब जब घरों के और शॉप्स के रेंट इंक्रीज होते हैं तो उनका प्राइस भी इंक्रीज होना ही चाहिए। तो अगर कोई शहर में किसी प्रॉपर्टी का रेंट बहुत ज्यादा होगा तो उनका प्राइस भी महंगा होना ही चाहिए। इस बात पे तो हम सब अग्री करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस रेट से अर्निंग्स ग्रो होती है उसी रेट से उस एसेट का प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कितने रेट से ग्रो होना चाहिए। तो चलिए इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्कूल में हम पढ़ते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मतलब ये 4 चीजें मिलती है तो एक बिजनेस क्रिएट होता है, जो बिजनेस कंट्री में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर टीसीएस जैसी कोई कंपनी है तो उनको एक ऑफिस चाहिए जिसका वो रेंट पे करती है, क्योंकि कोई भी कंपनी हवा से ऑपरेट तो नहीं करेगी। फिर टीसीएस को एम्प्लॉइज चाहिए जिनको वो सैलरी पे करती है, और फिर कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, यानी कैपिटल। और जो लोगों ने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनका कैपिटल ग्रो भी होना चाहिए, वरना लोग इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। और फाइनली ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इन तीनों चीजों को जमा करता है और एक बिजनेस चलाता है, और फिर ये खुद अपनी सैलरी और फीस उस बिजनेस से लेता है। तो जिस बिल्डिंग में टीसीएस की ऑफिस है, अगर वो बिल्डिंग का रेंट ही हमेशा के लिए 15 से 20% के रेट से ग्रो होने लगेगा, तो ये बिजनेसमैन जो स्मार्ट है वो सोचेगा कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी लॉन्ग टर्म में 15 से 20% के रेट से ग्रो होते हैं। और वॉरेन बफे ने भी पिछले 50-60 सालों में सिर्फ 21% का ईयरली रिटर्न कमाया है। तो उसने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि ये लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। वो ये कि किसी भी बिजनेस को इन तीनों चीजों का कॉस्ट पे करना होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया। तो इन तीनों को उनकी अपनी अपनी फीस पे करने के बाद भी ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में अपना 15 से 20% का या उससे ज्यादा का प्रॉफिट अर्न कर लेती है, जो पूरा इन लोगों के पास जाता है जिन्होंने अपना कैपिटल इस कंपनी को प्रोवाइड किया है।
शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज का प्रॉफिट थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन बिजनेसेस का रिटर्न इनके कॉस्ट से ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब जिस रेट से लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है और रेंट ग्रो होते हैं उससे भी ज्यादा। वरना देश में लोग कंपनीज चालू ही क्यों करेंगे? टाटास, बिरलास और अंबानीज सिर्फ प्रॉपर्टीज खरीद के रख लेंगे। लेकिन फिर भी लोग इंडिया में बिजनेस करने की डेयरिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे कॉस्ट पे करने के बाद भी वो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर आपने मेरी इन बातों पर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो हमें ये पता चलता है कि रियल एस्टेट का रेंट कितने परसेंट के रेट से ग्रो होना चाहिए। तो वो हमेशा इन्फ्लेशन के हिसाब से ही ग्रो होना चाहिए, या फिर जिस रेट से लोगों की सैलरी बढ़ती है उस रेट से। मतलब 7 to 10% या मैक्सिमम 12%। और ये चीज आप खुद चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई पहचान वाला रेंट पे रहता हो तो आप उससे ये चीज कंफर्म कर सकते हो, या फिर अगर आप खुद कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो ये बात तो आपको पता होगी कि रेंट हर साल अक्सर 10% के आसपास के रेट से ही बढ़ते हैं। वरना अगर ये रेंट ज्यादा रेट से ग्रो होने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कोई सैलरीड एम्प्लॉइज कोई सिटी में रेंट पे रहते हैं तो रेंट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी स्पीड में ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन रेंट तेजी से बढ़ रहा है। और उसी तरह शॉप ओनर्स को बिजनेस करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो अगर ये रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा होने लगेगा तो उनको अपनी शॉप्स बंद करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता रहेगा। और उसके बाद उस शॉप्स पर और कोई उतने महंगे रेंट पे बिजनेस करेगा क्यों? तो घुमा फिरा के बात ये आ रही है कि शॉर्ट टर्म में अगर रेंट महंगे भी होते तो वापस लॉन्ग टर्म में 10% के रेट के आसपास ही होना चाहिए। ये चीज अपने आप होगी डिमांड और सप्लाई की वजह से। तो अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इंडिया में पिछले 15 से 20 सालों में रियल एस्टेट का प्राइस तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। कुछ प्रॉपर्टीज का प्राइस 20 साल में 20 गुना बढ़ गया है। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू अब 2 करोड़ की है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होते हैं ऑलमोस्ट 16% कंपाउंडेड ईयरली। और कुछ लोकेशंस तो ऐसे भी थे जो इससे भी ज्यादा स्पीड में ग्रो हुए और कुछ लोकेशंस कम रेट से ग्रो हुए होंगे। जिसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट ने स्टॉक मार्केट को बहुत ही टक्कर दी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से भी हमें लॉन्ग टर्म में उतना ही प्रॉफिट मिलता है। तो जब एक्चुअली में रियल एस्टेट ज्यादा रेट से ग्रो हुए तो फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब इतनी सारी बातें डिटेल में आपको समझाई क्यों? क्योंकि इंडिया में रियलिटी में तो कुछ और ही हुआ है। तो अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं और ये दूसरा रीजन समझते हैं कि कोई भी एसेट का प्राइस दूसरी कौन सी वजह से बढ़ता है। तो प्राइस के बढ़ने की दूसरी वजह यह है कि जब उस एसेट के खरीदने का डिमांड इतना ज्यादा हो जाए कि लोग उसके लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाए। यानी प्राइस में इंक्रीज तो हो रहा है फॉर एनी XYZ रीजंस बट नॉट अर्निंग। मतलब अर्निंग्स छोड़ के कोई और दूसरी वजह। तो यहाँ पे ये होता है कि उस एसेट की अर्निंग उतनी ज्यादा स्पीड में ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो एसेट ज्यादा प्राइस पे बिकता जा रहा है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? दोस्तों इसे जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। तो अगर आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 साल पहले लोन लेने का ट्रेंड इतना नहीं था जितना आज है। वो टाइम पे लोग लोन लेने को बुरा समझते थे, लेकिन अब सब यही सोचते कि काश हमने भी कोई प्रॉपर्टी ले ली होती तो अभी आराम से रिटायर होते। इनफैक्ट बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी वो टाइम पे लोन लेने के लिए एलिजिबल होते ही नहीं थे, लेकिन अभी हर कोई छोटी मोटी सैलरी पे भी लोन ले सकता है। और इसीलिए आज की तारीख में ये एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आपके पुराने कोई दोस्त ने एकदम कम उम्र में घर ले लिया तो हमारे पास भी घर होना चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उसने 20-25 साल का लोन लिया है। इसीलिए जैसे ही किसी नए ग्रेजुएट की जॉब लगती है तो लोग सबसे पहले होम लोन का ही सोचते हैं। और अब हमें पेरेंट्स भी ये एडवाइस देते कि बेटा होम लोन ले ले, पैसा फालतू खर्चा हो जाएंगे, रेंट क्यों भर रहा है, खुद का घर तो हो जाएगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि 20 साल पहले म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स इतने फेमस नहीं थे, तो वो टाइम पे लोगों के लिए बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन था। इनफैक्ट आज भी लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में बड़ा अमाउंट डालने से डरते हैं। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो आपको फाइनेंशियली वीक कहा जाता है, आपको शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। तो घुमा फिरा के कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर लोग कहीं से बड़ा अमाउंट कमा भी लेते तो उसे रियल एस्टेट में ही डालते। पिछले 15-20 सालों में लोगों ने जब भी कोई बड़ा अमाउंट कमाया है तो उन्होंने सारा का सारा रियल एस्टेट में डाला है। तो अब हम एक ठंडी सांस लेते और ये सोचते कि जब हर कोई पहली फुर्सत में प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे भाग रहा है और आज की तारीख में लोन लेना भी कितना आसान हो गया है, तो प्रॉपर्टी के प्राइस को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, राइट? तो पिछले 15-20 सालों में हुआ यह है कि रियल एस्टेट की रेंटल अर्निंग्स इतनी तेजी से ग्रो नहीं हुई है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ता गया है, जिसकी वजह से आज रियल एस्टेट का प्राइस टू रेंट रेशियो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है 20 साल पहले के मुकाबले। क्योंकि 20 साल पहले यही प्रॉपर्टीज का प्राइस टू रेंट रेशियो लगभग 10 या 20 का था। तो जिन लोगों ने वो टाइम पे प्रॉपर्टीज ली तो उन्होंने वो टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया होगा, क्योंकि वो टाइम पे प्राइस टू रेंट रेशियोस कम थे। लेकिन दोस्तों अगर हम आज इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि रियल एस्टेट फ्यूचर में कौन से डायरेक्शन में जाएगा। और इसीलिए हम ये सेकंड पॉइंट का एस्टिमेट नहीं कर सकते कि मार्केट में लोग कब तक किसी प्रॉपर्टी को और ज्यादा महंगे प्राइस पे खरीदते रहेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ इसके भरोसे रहना कि कोई आपसे और महंगे प्राइस पे उसे लेता रहेगा वो गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि हर एक ट्रेंड खत्म होता ही है, फिर चाहे वो स्टॉक्स का हो या रियल एस्टेट का या बिटकॉइन का या कोई और इन्वेस्टमेंट का। आपको उसकी इंट्रिंसिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब कोई ट्रेंड किसी एसेट के प्राइस को बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो कर देता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस उसकी अर्निंग से बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है, तो उसके प्राइस को उसी लेवल पे या तो लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ता है ताकि उसकी इंट्रिंसिक ग्रोथ उसे कैचअप कर ले, या फिर वो अचानक से नीचे गिरता है, जिसको हम मार्केट क्रैश बोलते हैं। आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हो, जब उसका प्राइस उसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है तो उसमें करेक्शन आता ही है। या फिर आप सेंसेक्स को देख लो, उसको हर साल 15% के रेट से ग्रो होना चाहिए, लेकिन एक साल में अगर वो 25% के रेट से बढ़ता है तो हमेशा उतने रेट से ग्रो नहीं हो सकता।
तो अब आप लोग में से बहुत लोग मुझे ये कहोगे कि रियल एस्टेट का प्राइस क्रैश कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्रैश तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में होते हैं। तो इसके लिए हमें इंडिया से बाहर निकल के दूसरी कंट्रीज में जाना होगा, ऐसी कंट्रीज जो हमसे कुछ सालों आगे है, जैसे यूएसए। तो अगर आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको याद आएगा कि 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था वो एक्चुअली में रियल एस्टेट की वजह से ही हुआ था। और यहाँ पे ये चार्ट में आप देख सकते हो जिसमें पिछले 30 साल का यूएस की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का प्राइस है। और आप इसमें देख सकते हो कि क्रैश होने से पहले जिस ऊंचाई पे इसका प्राइस पहुंचा था उस लेवल पे ये अभी तक 12 सालों के बाद भी नहीं पहुंचा है। उसकी वजह ये है कि ये पूरी दुनिया का सबसे पहला रियल एस्टेट का मार्केट क्रैश था, जैसे इंडिया में एक बार भी नहीं हुआ है। तो उसी तरह यूएसए में लोग यही सोचते थे कि रियल एस्टेट का प्राइस कभी गिरता ही नहीं है और लोग बहुत ज्यादा प्राइस पे प्रॉपर्टीज को खरीदने लगे थे। और जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग भी उसे और महंगे प्राइस पे खरीदते थे लोन लेके, ये डर से कि फ्यूचर में तो इनके प्राइस और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट क्रैश या प्राइस करेक्शन ये सब चीजें किसी के दिमाग में थी ही नहीं। तो दोस्तों हम आज की तारीख में ये नहीं पता लगा सकते कि फ्यूचर में रियल एस्टेट का ट्रेंड कैसा होगा, जिसकी वजह से उसका प्राइस टू रेंट रेशियो कम होगा या ज्यादा होगा। और हमें ये भी नहीं पता कि आगे मार्केट क्रैश होगा या ये प्राइस और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग में हम वही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर फैसला लेते जो हमें इस वक्त क्लियर कट पता हो। और ये एक लेसन लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई एसेट एकदम सस्ते प्राइस पे खरीद लेते हो, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम प्राइस पे, तो आपको उसे बेचने की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास बायर्स खुद चल के आएंगे उसे उसके फेयर मार्केट वैल्यू पे खरीदने के लिए, और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। लेकिन अगर आप कोई एसेट को बहुत ही महंगे प्राइस पे खरीद लेते हो तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन उसका रेट ऑफ रिटर्न इतना अच्छा नहीं होगा। तो अब तक आपको लॉजिकली ये तो समझ आ गया होगा कि रियल एस्टेट की इंट्रिंसिक वैल्यू कितने रेट से ग्रो होनी चाहिए, और हम ये भी समझ गए कि रियल एस्टेट के प्राइस एक्चुअली में कितने रेट से ग्रो हुए हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से दोनों के प्रोज और कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो आप एक साथ 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे। ये तो अमीर लोगों को और अमीर बनाने की स्कीम हो गई। तो जो चीज मैं नोटिस करता हूँ वो ये है कि मिडिल क्लास लोग यहाँ पे शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। वजह है कि वो इसमें लोन लेते हैं जिसमें उन्हें 7 से 8% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कई गुना ज्यादा पे कर लेते हैं। और यहाँ पे वो कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हैं और ये सारा पैसा एक एक रुपया उनकी मेहनत की कमाई का होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। और आपको ये 2 करोड़ रुपया अपनी पूरी सेविंग से जमा नहीं करना है। जब आप पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट इतना सा होगा और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होगी। ये इसलिए होगा क्योंकि आप कंपाउंडिंग को अपने फायदे के लिए यूज करोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट में आपके सारे एग्स एक ही बास्केट में होते हैं। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ एक ही घर खरीद पाते हैं। तो रियल एस्टेट में आपका रेंटल इनकम एक ही प्रॉपर्टी से आएगा, लेकिन स्टॉक्स में आपके डिविडेंड्स 10-15 कंपनी से आ सकते हैं, या फिर 50 कंपनीज का एक म्यूचुअल फंड हो सकता है। और जब से ये कोविड-19 की वजह से वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो दोनों में से कौन सा ज्यादा रिस्की है। तीसरा पॉइंट ये है कि घर इतनी आसानी से बिकते नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी प्रॉपर्टीज को पिछले 2-3 सालों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा प्राइस मिल ही नहीं रहा है। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा सेल करना चाहो तो वो नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक्स में ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, आप इमीडिएटली उसे बेच भी सकते हो और आप उसका एक छोटा सा पोर्शन भी बेच सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको बहुत सारी फीस पे करनी पड़ती है, जैसे कमीशंस, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, या फिर घर खरीदने के बाद उसके इंटीरियर का खर्चा वगैरह वगैरह। और इसके साथ में बहुत सारे पेपर वर्क्स भी होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको मैक्सिमम एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जो आप घर बैठे 10 मिनट में खोल सकते हो। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लोग मुझे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो क्रैश होता रहता है, उसका क्या? तो दोस्तों इसे मैं स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज मानता हूँ, क्योंकि आपको 40 से 50% का डिस्काउंट मिलता है जो रियल एस्टेट में कभी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट से हमें रेंटल इनकम मिलती है, स्टॉक मार्केट में तो आपको इनकम नहीं मिलती है। लेकिन सच ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी जैसा इंडेक्स भी आपको 1.5% का डिविडेंड पे करता है। और जो लोग कंपाउंडिंग को गहराई से समझते हैं वो लोग एनी टाइम डिविडेंड ही चुनेंगे, क्योंकि ये 1.5% रियल एस्टेट के 2 या 3% से ज्यादा बेटर है, जिसे मैं फ्यूचर में कभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पार्ट 2 के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जिन लोगों को अभी जानना है वो इस चार्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अपना एक छोटा सा मैसेज ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि बहुत लोगों के लिए रियल एस्टेट या उनका घर सिर्फ वही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट होगा, या फिर उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो उनका इकलौता एसेट होता है जिसे वो लॉन्ग टर्म के लिए पीसफुली कंपाउंड होने देते हैं। वरना स्टॉक मार्केट में और इक्विटी फंड्स में लोग कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसे बाय सेल कर करके उसी में उलझ जाते हैं। और शायद इसी वजह से हमने पिछले कुछ सालों में ज्यादा एग्जांपल्स देखे उन लोगों के जिन्होंने रियल एस्टेट में अपनी वेल्थ बनाई है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती है, मतलब उसे आप कभी भी बेच सकते हो और कभी भी खरीद सकते हो। और बहुत लोग यही नहीं समझ पाते कि एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं। तो दोस्तों घुमा फिरा के बात यह है कि 20 साल पहले जो लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था वो एक अलग गेम था, और अभी ये एक अलग गेम है। अगर आप आज ये फैसला ले रहे हो सिर्फ ये सोच के कि रियल एस्टेट तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं क्योंकि पिछले 20 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया है और ये वही रेट से हमेशा ग्रो होते रहेंगे, या फिर आप उसे कोई भी प्राइस पे ले लो, या फिर उस पे आप 6-7% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर दो, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा कि शायद रियल एस्टेट के मुकाबले
आप कहीं और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो उससे कम रिस्क लेके। और दोस्तों पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि आपके पास एक खुद का घर तो होना चाहिए, लेकिन जब आप प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट सोचते हो तो आपको ये सब चीजें कंसिडर करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चुनोगे, रियल एस्टेट या फिर बिजनेसेस यानी स्टॉक मार्केट। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट